हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास टेंथ का हम क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, विज्ञान पढ़ रहे हैं जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, और पढ़ेंगे हम इस वीडियो में अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है एवं लवण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं अम्ल? स्वाद में खट्टे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र यानी नीला लिटमस पेपर होता है, जो एक पेपर होता है। ठीक है, अगर उस पे हम पेपर पे अम्ल अगर डालते हैं, ठीक है, तो ये अगर नीला, देखिए अगर ये पेपर नीला है ना, ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, अम्ल डालेंगे तो इसको लाल कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H प्लस आयन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब हम किसी जलीय विलयन में, ठीक है, किसी जलीय विलयन में अम्ल को डालते हैं, ठीक है, तो ये H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी अम्ल हैं। समझ में आ गया। अगर इनको हम जलीय विलयन में, अगर इसमें मान लीजिए कोई बीकर है, ठीक है, इसमें जलीय विलयन भरा हुआ है, इसमें अगर हम इनको डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, H प्लस आयन क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, यानी उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, यानी कि हमारे जो प्राकृतिक पदार्थ में जो अम्ल पाए जाते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक पदार्थ, ये इस साइड ये सभी प्राकृतिक पदार्थ हैं। ठीक है, और उपस्थित अम्ल यहाँ पे देखिए इस साइड दिखा गया है कि नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका क्या होता है, जो गन्ने होता है ना, गन्ने का रस को एक हम क्या करते हैं, एक बर्तन में रख करके और उससे हम क्या कर देते हैं, धूप में पका देते हैं। ठीक है, धूप में रख देते हैं तो वो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो पक जाता है और वो सिरका बन जाता है। ठीक है, वही वही क्या होता है, वही सिरका होता है। तो इसका जो इसमें जो उपस्थित अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। याद रखिएगा कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। टमाटर आप जान ही रहे हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक। और जो दही होता है, दही, ठीक है, दही क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सभी खट्टे होते हैं। ठीक है, और इन सभी खट्टे जब होते हैं तो दही में कौन सा पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में एक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्षार, जस्ट उसी का उल्टा। अम्ल कैसे होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, और ये जो क्षार होते हैं, क्षार जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि ये खट्टा है ना, तो ये कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। ठीक है, तो यानी क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई लिटमस पेपर है जो कि लाल है, ठीक है, जो कि क्या है, लाल है, ठीक है, तो इसे क्या कर देगा, अगर इस पे हम क्षार अगर डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को, अगर ये नीला है, ठीक है, नीला है, लिटमस पेपर क्या है, नीला है, तो इसको किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा। जस्ट उसी का उल्टा। ठीक है, तो ये लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, नीला लिटमस, मतलब नीले पत्र को। देखिए यहाँ पे क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल देता है, नीला कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH आयन उत्सर्जित करते हैं, यानी निकालते हैं। यानी कोई जलीय विलयन है, ठीक है, इसमें जलीय विलयन भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें अगर हम क्षार को डालते हैं तो क्या उत्सर्जित करेंगे, OH उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, OH ऋण आयन उत्सर्जित करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है,
समझ में आ गया। और उसी तरह के अगर ये जलीय विलयन है और इसमें हम अम्ल को डालते हैं तो ये कौन सा आयन उत्सर्जित करते हैं, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। तो इसमें अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करेंगे और क्षार डालेंगे तो कौन सा आयन उत्सर्जित करेंगे, OH ऋण आयन उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए ये सभी क्या है, ये सभी दिखाया गया है, ये सभी क्षार हैं, क्या है, क्षार, NaOH जुटा हुआ है, देखिए KOH, CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, यानी ये सभी क्या हैं, ये सभी क्षार हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेट की अम्लता को दूर करने में हमें MgOH का ट्वाइस यानी CaOH ट्वाइस मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए जब हम पेट में जैसे कि अम्ल होता है ना, अम्ल, ठीक है, तो अम्ल पेट की अम्लता दूर करने के लिए हमें अम्ल को क्या करेंगे, अम्ल में अगर हम क्षार मिलाएंगे तो ये दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, और जिससे हमारे पेट का जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, MgOH का ट्वाइस हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, CaOH का ट्वाइस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है सूचक। सूचक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए सूचक यहाँ से यही पता चल रहा है कि ऐसा मतलब पदार्थ हो, ठीक है, जो कि अम्ल 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 या क्षार अम्ल या क्षार होने की उपस्थिति को क्या करता हो, दर्शाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सूचक जो होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर तो हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। तो देखिए प्राकृतिक सूचक क्या है, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऐसा सूचक जो हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में जैसे देखिए लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, ये भी प्राकृतिक है, पत्ता गोभी हो गया, ये भी प्राकृतिक क्या है, सूचक है, यानी कि ये अम्ल और क्षार होने का गुण मतलब दिखा सकता है, दर्शा सकता है, ठीक है। पेटूनिया हो गया, जेरानियम हो गया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिटमस के बारे में समझाया गया है। देखिए लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है, ये किस रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का, ठीक है, जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपको पता है कि जो लिटमस जो होता है, लिटमस ये किस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कौन से समूह से, थेलोफाइटा समूह के, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे संश्लेषित सूचक, यानी कि पहला क्या था, प्राकृतिक सूचक और दूसरा क्या है, संश्लेषित सूचक, ठीक है। देखिए वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सूचक जो रासायनिक रूप से क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लैब में जाएंगे तो उन्हें हम क्या कर देंगे, रासायनिक रूप से तैयार कर देंगे और जो बनने वाला जो सूचक होगा उसे हम बोलेंगे संश्लेषित सूचक, ठीक है। जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाइलएथिलीन हो गया, ये सभी क्या है, संश्लेषित सूचक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए गंधीय सूचक। गंधीय सूचक इसी से पता चल रहा है कि मतलब जैसे देखिए ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सूचक को हम गंध के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। देखिए जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया आदि, ठीक है, ये सभी किस समूह में आ जाते हैं, गंधीय सूचक के समूह में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अम्लों के गुणधर्म, अम्ल के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं ये सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, और ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कौन से आयन बनाते हैं, H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। यानी अम्ल जो होते हैं नीला लिटमस पेपर रहेगा तो उसको क्या कर देंगे,
लाल कर देंगे। इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन मतलब समझ रहे हैं कि अगर अम्ल अम्ल होगा, अगर इसमें अम्ल डाल देते हैं, ठीक है, कोई जलीय विलयन है इसमें अम्ल डाल देते हैं, ठीक है, तो ये इसमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं ना, तो आसानी से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें होने लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये चालन मतलब समझ रहे हैं, यानी विद्युत का चालन, यानी इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है, यानी कि धारा प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, क्षारकों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। कौन से ऋण आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। ठीक है, और वो क्या देता था, वो देता था H+ आयन देता था। ठीक है, चलिए, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और वो क्या करता था, वो नीला लिटमस पेपर को, वो नीला को क्या करता था, वो नीला को यानी अम्ल जो है नीला को क्या करता था, लाल करता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। यानी कि अगर हम क्षारक को छुएंगे ना, टच करेंगे, तो वो किस तरीके से लगेंगे, कैसे लगेंगे, साबुन के जैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। यानी कि जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। धातु जैसे आप जान ही रहे हैं, कोई सा भी मेटल हो गया, ठीक है, तो अगर उनके साथ हम अगर अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं, आपस में उनको मिक्स करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपस में जब उनको मिलाएंगे तो उनमें कुछ अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा मिलाने पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, जब हम अम्ल अम्ल के साथ, ठीक है, अगर हम किसी धातु को अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई धातु है, अगर उसमें हम अम्ल मिला देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई धातु है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, तनु अम्ल ले लेते हैं। ठीक है, यानी तनु अम्ल मतलब समझ रहे हैं, यानी एकदम प्योर अम्ल है। ठीक है, तो तनु अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे धातु हो गया, और इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में मिक्स जब करेंगे तो हमें धातु लवण प्राप्त होगा, और क्या उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यानी यहाँ से ये पता चलता है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम धातु में अम्ल को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए Zn हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, और H2SO4 को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारा अम्ल हो गया H2SO4, इसको अगर हम इसमें मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो सबसे पहले क्या उत्सर्जित होता है, हाइड्रोजन। क्या उत्सर्जित होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोजन हमारा गैस निकल जाएगा। ठीक है, और ZnSO4 ये हमारा यहाँ पे जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा धातु लवण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, धातु लवण है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये देखिए Fe लोहा है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, HCl मिला देते हैं। ठीक है, जब हम HCl मिलाएंगे इसमें, तो सबसे पहले क्या निकलेगा बताइए, सबसे पहले हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। ठीक है, और क्या बच रहा है हमारा, Fe बच रहा है, और Cl बच रहा है। ठीक है, और ये 2 है ना, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FeCl2 बनेगा। ठीक है, यानी कि धातु लवण ये हमारा बना, और ये हमारा क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, समझा गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सी अभिक्रिया है, अगर हम धातु में क्या मिला देते हैं, क्षार को मिलाते हैं, तो वो दोनों आपस में मिल करके क्या मतलब बनाते हैं, कि कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब मिलाया जाता है, ठीक है, ये हमारा धातु है, और ये हमारा क्या है, क्षार है। दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करेंगे, H2 गैस। यानी यहाँ पर भी क्या, कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और अम्ल में भी क्या निकल रही थी, उसमें भी हमारा हाइड्रोजन गैस ही निकल रही थी, जब धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे थे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ये हमें निष्कर्ष निकलता है, या इसको याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर हम धातु में कोई सा भी धातु हो, अगर उसमें क्षार डालते हैं या अम्ल डालते हैं, ठीक है, तो आपस में रिएक्शन करके
ठीक है, आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो वो दोनों ही कौन सी गैस निकालेंगे, दोनों ही हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, यानी H2 गैस निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को मिक्स जब कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकाल रहे थे दोनों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस अंतर ये हो जाता है, यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनता है और वहाँ पे क्या बनता है, धातु लवण बनता है। यानी कि यहाँ पे क्षार का जब हम लोहे के साथ या किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बनता है धातु ऑक्साइड, और अम्ल को जब हम मिलाते हैं उसमें किसमें, धातु में, ठीक है, तो वहाँ पे बनता है धातु लवण। याद रखिएगा, यहाँ पे बनेगा धातु ऑक्साइड और वहाँ पे बनेगा धातु लवण। ठीक है, समझा गया। और दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम ये है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो देखिए जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस क्या नहीं होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए, Zn हो गया और 2NaOH ये क्षार हो गया। ठीक है, तो ये आपस में जब मिक्स कराएंगे, जब मिलाएंगे, ठीक है, तो निकलेगी क्या, ये तो सेम निकलेगी, हमारा H2 निकलेगी। ठीक है, H2 हमारा निकलेगी, और यहाँ पे कौन सी ऑक्साइड निकलेगी, यहाँ पे हमारा धातु ऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, इसको हम धातु ऑक्साइड बोलते हैं, और उसमें क्या निकल रही थी, धातु लवण निकल रहा था। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पहले तो हमारा H2 निकल जाएगा और जो शेष बचेगा वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगी, सोडियम जिंकेट का ये सूत्र है। ठीक है, चलिए देखिए Al हो गया, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये हमारा धातु हो गया और यहाँ पे क्षार हो गया, इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो हमारे यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और जो शेष बचेगा वहाँ पे ये हमारा धातु ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कोई धातु है, ठीक है, उसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं, उनके साथ उनमें अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन दोनों में उत्सर्जित हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ये हमारा हो जाएगा अम्ल, अम्ल में भी और क्षार में भी, दोनों में क्या हो रही थी, दोनों में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनना था, अम्ल में क्या बनना था, अम्ल में बनना था धातु लवण। ठीक है, और क्या बनना था, क्षार में क्या बनना था, धातु ऑक्साइड बनना था। ठीक है, तो अब हम कराएंगे किसमें अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, धातु कार्बोनेट मतलब समझ रहे हैं, यानी उसमें धातु अगर रहेगा उसमें कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे धातु कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए कैल्शियम CO3 है ना, CO3 एक कार्बोनेट है। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया और CO3 यानी धातु कार्बोनेट की हम पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो इसमें क्या क्या बनते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।